हेलो फ्रेंड्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर दैट इज रोटेशनल डायनामिक्स। रोटेशनल डायनामिक्स। देखिए, ये चैप्टर ना भले ही नाम रोटेशनल डायनामिक्स है लेकिन दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक है सर्कुलर मोशन, वन इज सर्कुलर मोशन, और दूसरा पार्ट होगा रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन। अब सवाल ये आता है कि सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में अगर एक डिफरेंस की बात करी जाए तो वो क्या होगा। तो बेसिकली मान लीजिए कोई एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल किसी सर्कल के सरकमफ्रेंस पर घूम रहा है। तो जब ये सरकमफ्रेंस पर घूम रहा है तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि भैया ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है जो किसी सेंटर के अराउंड हो रहा है ना। तो मान लीजिए सी इज माई सेंटर। तो इसको अगर हम एक 3D व्यू से देखें तो हो सकता है जो सेंटर है वहां से हम एक एक्सिस को पास करवाते हैं। तो इस एक्सिस के अलोंग कोई एक पार्टिकल, ये पार्टिकल जो P है वो क्या हो रहा है, ऐसे गोल घूम रहा है। तो हम कहेंगे सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है। फिर रोटेशनल मोशन में क्या होता है, देखिए रोटेशनल मोशन में क्या है, मान लीजिए जैसे अर्थ है। अब अर्थ क्या होती है, अर्थ अपने ही एक्सिस के अलोंग घूमती है, उसे जरूरी नहीं कि किसी सरकमफ्रेंस से होते हुए ट्रैवल करना पड़ेगा। वो अपना ही एक एक्सिस सिलेक्ट करती है और उस एक्सिस के अलोंग गोल घूमती है, तो उसे हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। हालांकि दोनों ही क्लोजली रिलेटेड है, उनमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स है जो हम समझने वाले हैं। फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं जो है वो है सर्कुलर मोशन के बारे में। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। चलिए, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज सर्कुलर मोशन? सो आई कैन से मोशन परफॉर्म्ड बाय पार्टिकल or any object along the circumference of a circle। ठीक है, along the circumference of a circle। अब इसमें जो है और एक चीज हमें समझनी है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हालांकि 11th स्टैंडर्ड में जो लॉज ऑफ मोशन है उससे पहले मोशन इन प्लेन, तो वहां पर हमने मोशन इन प्लेन चैप्टर में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को पढ़ा था। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और उस दौरान उसकी अगर स्पीड कांस्टेंट रहती है तब ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अगेन अ सर्कुलर मोशन in which particle have constant speed। constant स्पीड, देखिए मैं कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं बोल रहा हूँ, कांस्टेंट स्पीड बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अगर स्पीड कांस्टेंट होती है तो फिर हम उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं। देखिए, किसी भी सर्कुलर मोशन में दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, और इस सर्कुलर ट्रैक पर इस पार्टिकल को जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है। पार्टिकल को मैं पी कह देता हूँ। नाउ लेट अस से दिस इज द सेंटर सी, और इस सी सेंटर के अलोंग, इस सी सेंटर के अलोंग हमारा जो पार्टिकल है वो क्या करेगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। अब होता क्या है, अगर कोई पार्टिकल, मान लीजिए ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए आगे बढ़ना चाहता है, तो जब वो सीधा सीधा आगे बढ़ेगा तो उसकी वेलोसिटी अगर v है तो वो निकल जाएगा आगे, है ना। अब आगे निकलना ये हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं है। सर्कुलर मोशन के लिए तो पार्टिकल का थोड़ी देर के बाद जैसे ही वो आगे बढ़ेगा फिर से उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेना एक्सपेक्टेड है। अच्छा, मान लीजिए वो डायरेक्शन चेंज करके यहाँ पर आ गया, फिर क्या है, फिर वो स्ट्रेट जा सकता है, तो स्ट्रेट ना जाते हुए फिर से उसे अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है, फिर आगे चल के उसको डायरेक्शन चेंज करनी है। तो हर बार क्या होता है, हर बार जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसे अपनी डायरेक्शन एवरी इंस्टेंस पे क्या करनी होती है, चेंज करनी होती है। अब इस डायरेक्शन को चेंज करवाएगा कौन, तो सीधी सीधी बात है, मान लीजिए इस पार्टिकल को मैं किसी रस्सी के सहारे से बांध देता हूँ। ये हमारा सेंटर है और सेंटर से मैंने इस पार्टिकल को किसी रस्सी से बांध दिया है। अब क्या होगा, अगर पार्टिकल स्ट्रेट जाने की कोशिश करेगा तो वो जैसे ही थोड़ा सा मूव होगा, ये जो रस्सी है ये रस्सी उसे अपनी ओर खींच लेगी। अच्छा, खींचने के कारण पार्टिकल को अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। पहले वो स्ट्रेट
अप साइड जा रहा था, अब वो थोड़ा सा इंक्लाइन हो जाएगा। जैसे ही वो थोड़ा इंक्लाइन हो जाएगा, आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, फिर से रस्सी उसे अपनी ओर खींच लेगी। फिर वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, आगे बढ़ेगा तो रस्सी उसे अपनी ओर खींच लेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, ड्यूरिंग ऑल ऑफ इट्स मोशन, ये जो पूरा ट्रैक है, इस ट्रैक के ऊपर जैसे ही वो मोशन परफॉर्म करेगा तो रस्सी जो है, जो रोप है, वो रोप उसे अपनी ओर खींच रही है। इसका मतलब है कि किसी भी पार्टिकल को अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है और उसके पास अगर कोई वेलोसिटी है, तो उस वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमें किसी फोर्स की ज़रूरत होती है। अब वो फोर्स कैसे भी आ सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने जो रोप की बात करी, इस रोप में टेंशन क्रिएट होता है क्योंकि हमारा जो पार्टिकल है वो आगे बढ़ रहा है, दूर जाना चाह रहा है, और ये दूर जाते वक्त रस्सी में या रोप में टेंशन क्रिएट करता है। इस टेंशन के सहारे से ही वही टेंशन फिर ये जो पर्टिकुलर पार्टिकल है उसे सेंटर की तरफ पुश करता है। इसी तरीके से अब जरूरी नहीं कि हर बार रोप प्रेजेंट हो। मान लीजिए कोई एक इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन जो है, हम जहां तक की थ्योरी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके न्यूक्लियस के अराउंड क्या है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, जैसे कि हमने बोर्स की थ्योरी में वगैरह भी पहले देखा है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन कोई रस्सी से तो बंधकर है नहीं, किसके साथ में, न्यूक्लियस के साथ में, फिर भी ये गोल घूम रहा है। तो यहाँ पर ये जो नेसेसरी फोर्स है जो सेंटर की तरफ खींचने वाला है, ये फोर्स हमें कौन देता है, ये फोर्स हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिलता है, या फिर कह लीजिए इन दोनों चार्जेस के बीच में एक तरीके का अट्रैक्शन फोर्स होता है, उसके कारण मिलता है ना। तो इलेक्ट्रॉन का सेंटर के अराउंड घूमना एक तरीके से क्या है, वो फोर्स पे डिपेंड करता है, जो फोर्स इलेक्ट्रॉन को सेंटर की ओर खींचेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर सर्कुलर मोशन में व्हेन पार्टिकल इज रिवॉल्विंग when the particle is performing circular motion, a force is required and that force will push the object towards the center। उस फोर्स को हम नाम देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या नाम देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होगा जो ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स द सेंटर पुश करेगा। अब सेंट्रीपिटल फोर्स है और हम जानते हैं भैया फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ तो मास है ही, तो ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन किसके कारण आ रहा है, जो सेंटर की ओर लेकर जाने वाला फोर्स है उसके कारण आ रहा है, जिसे हम बोल रहे हैं सेंट्रीपिटल। सेंट्री इज फॉर सेंटर, पिटल मीन्स टुवर्ड्स, तो टुवर्ड्स द सेंटर जाने वाला फोर्स है। तो याद रखिए सेंट्रीपिटल फोर्स जब पार्टिकल पर एक्ट होता है तो वो कौन सा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यहां से एक और चीज समझ में आती है, एक्सेलरेशन का काम होता है वेलोसिटी को चेंज करना। जैसे जनरल डेफिनेशन होती है ना, व्हाट इज एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां पर क्या हो गया बेटा, ये जो पार्टिकल आगे बढ़ रहा है इसकी तो वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में थी, और वेलोसिटी एक वेक्टर होता है। तो यहां पर क्या हो गया, जैसे ही रोप ने उसे अपनी ओर खींचा तो इस वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर है तो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों है। अब अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदलता है तो उसे हम स्पीड भी बोल सकते हैं, लेकिन चूंकि उसका डायरेक्शन बदल रहा है तो बेसिकली वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब नेक्स्ट टाइम फिर से डायरेक्शन चेंज हो रहा है, फिर से डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और ऐसे हर बार जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो बिकॉज द डायरेक्शन इज गेटिंग चेंज वी कैन से देयर इज एन एक्सेलरेशन। एज द डायरेक्शन इज चेंजिंग वेलोसिटी इज चेंजिंग, और वेलोसिटी को चेंज करने वाला जो फैक्टर है वो तो एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन किसके कारण आ रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण आ रहा है। इसलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू परफॉर्म द सर्कुलर मोशन बाय एनी ऑब्जेक्ट। सेकंड हमें जरूरत होती है जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, टेंजेंशियल वेलोसिटी की। किसकी, टेंजेंशियल वेलोसिटी की। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था जब पार्टिकल घूम रहा है सर्कुलर मैनर में, तो घूमने से पहले तो उसको कुछ ना कुछ मोशन परफॉर्म करना है। जब ये मोशन परफॉर्म करेगा तो उसके लिए उसके पास जो वेलोसिटी होती है उसे हम बोलते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी, बिकॉज इट ऑलवेज रिमेन टेंजेंट टू द सर्कमफ्रेंस। चाहे किसी भी पॉइंट पर हो, इस पॉइंट पर हो तो भी टेंजेंट, इस पॉइंट पर हो तो भी टेंजेंट, इस पॉइंट पर हो तो भी टेंजेंट, किसी भी पॉइंट पर अगर हो तो उसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है। इसलिए फॉर एवरी सर्कुलर मोशन टू थिंग्स आर नेसेसरी, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी। इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में हम आगे जानने वाले हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नाउ जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज अ ट्रैक या फिर सरकमफ्रेंस,
और हमारा ये ब्लू कलर से मैंने आपको पार्टिकल ड्रॉ करके दिखाया है, ठीक है। अब ये पार्टिकल हमेशा सेंटर के अराउंड घूम रहा होगा, तो सेंटर से पार्टिकल पी की जो पोजीशन है उसे हम थ्रू रेडियस बता सकते हैं। अगर पार्टिकल यहाँ जहाँ पर मैंने अभी फिलहाल पोजीशन निकाल कर दी है वहां पर है, तो उस रेडियस को मैं लिख रहा हूँ R1। अब R1 क्या है, पार्टिकल P की हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर पोजीशन स्पेसिफाई कर रहा है, इसलिए हम उसको रेडियस वेक्टर भी बोल सकते हैं, बिकॉज वेक्टर इज द फिजिकल एक कह सकते हैं वो क्वांटिटी होती है ना जो किसी की डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करती है। तो R1 इज अ रेडियस वेक्टर विच स्पेसिफाइज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल P। सो इसको मैं R1 वेक्टर के फॉर्म में लिख रहा हूं। अब यही पार्टिकल जब आगे बढ़ेगा और कहाँ जाएगा, मान लीजिए नए पोजीशन पर गया है, वो Q पोजीशन पर आया है यहाँ पर। अब Q पोजीशन पर जब वो आएगा तो फिर से वो क्या करेगा, उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अनदर रेडियस वेक्टर, और ये जो रेडियस वेक्टर है इसे मैं R2 लिखूंगा। अब कभी भी वेक्टर R1 विल नॉट बी इक्वल टू वेक्टर R2। क्यों, क्योंकि भले ही दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों ही रेडियस है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग है। और जब मैं बोलता हूँ रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर, तो यहाँ पर दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, दोनों की डायरेक्शन भी डिफरेंट है। एंड वी नो टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम डायरेक्शन एज वेल एज सेम मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर R1 और R2 के बीच का जो मैग्नीट्यूड है वो भले ही सेम है, लेकिन उनकी डायरेक्शन अलग है, तो हम इन दोनों को इक्वल नहीं कह सकते। हाँ, अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखा जाए तो R1 का मैग्नीट्यूड इज एग्जैक्टली इक्वल टू R2 का मैग्नीट्यूड। तो अगर आपसे कोई कहे कि सर्कुलर मोशन में पोजीशन वेक्टर या रेडियस वेक्टर क्या होता है, तो आप कहेंगे पोजीशन वेक्टर और रेडियस वेक्टर इज दैट वेक्टर विच स्पेसिफाइज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर एट द गिवन इंस्टेंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ नए टर्म्स की, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए मान लेते हैं मेरे पास एक ऐसा सर्कुलर ट्रैक है जिस पर कोई एक पर्टिकुलर पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। सो लेट्स से दिस इज अ पार्टिकल विच इज सिचुएटेड एट पॉइंट P। इट इज सिचुएटेड फ्रॉम सेंटर एट से डिस्टेंस R1 एंड R1 इज अ पोजीशन वेक्टर। इस पोजीशन वेक्टर की या रेडियस वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा टूवर्ड्स द सरकमफ्रेंस होती है, मतलब अवे फ्रॉम सेंटर होती है। मान लीजिए किसी सर्टन टाइम में दिस सेम पार्टिकल P हैज मूव्ड फ्रॉम पोजीशन P टू लेट्स से अनदर पोजीशन Q। तो यहाँ पर मैं Q पोजीशन ड्रॉ कर रहा हूँ और इस Q पोजीशन पर हमारा पार्टिकल जो है वो मूव हो चुका है। चलिए, अब ये जो पर्टिकुलर Q पोजीशन है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए मैं दूसरा एक पोजीशन वेक्टर R2 ड्रॉ कर रहा हूँ। याद रखना R1 और R2 दोनों ही अलग अलग वेक्टर्स है, इवन दो दे हैव गॉट सेम मैग्नीट्यूड। नाउ व्हेन दिस पार्टिकल P हैज मूव्ड फ्रॉम P टू Q, टू टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट हैव टेकन प्लेस। फर्स्ट, पहला कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, पहला तो जो लीनियर पाथ है वो है P से लेकर Q तक का लीनियर पाथ। इसे हम इस पर्टिकुलर सेक्टर का आर्क भी कह सकते हैं, जिसे मैं S से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सो S इज द डिस्टेंस, फिजिकल जो डिस्टेंस P से लेकर Q तक अलोंग द सर्कमफ्रेंस ट्रैवल किया है वो डिस्टेंस है विच इज नथिंग बट आर्क लेंथ। और दूसरा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस सेंटर, यहाँ पर हमारा ये जो रेडियस वेक्टर है उस रेडियस वेक्टर ने R1 से लेकर तो रेडियस वेक्टर R2 तक का एंगल कवर किया है, तो इसे हम लिखेंगे थीटा। इसे हम क्या लिखेंगे, थीटा। तो डिस्टेंस या फिर एंगल डिस्क्राइब्ड बाय रेडियस वेक्टर इज नोन एज योर थीटा, विच इज नथिंग बट योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लिखेंगे एंगल डिस्क्राइब्ड बाय रेडियस वेक्टर। एंगल डिस्क्राइब्ड बाय रेडियस वेक्टर व्हेन पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम किस में मेजर करते हैं, रेडियन में मेजर करते हैं, क्योंकि एंगल सप्लीमेंट्री यूनिट होता है और सप्लीमेंट्री यूनिट को हम रेडियन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, कोई अगर आपसे पूछे कि भैया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, तो इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं हो सकता, बिकॉज सप्लीमेंट्री यूनिट के लिए हम कभी भी डायमेंशनल फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं। तीसरी चीज याद रखना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। और इस वेक्टर क्वांटिटी का जो डायरेक्शन पता करना अगर आपको है तो हम किसका यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल का। राइट हैंड थंब
रूल। अब ये राइट हैंड थंब रूल कब यूज करते हैं? देखो, आपको पता है यहाँ जो पर्टिकुलर थीटा कवर हो रहा है, इट इज कवर्ड बाय पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर R1 ने फ्रॉम P से लेकर Q तक वो गया है। तो यहाँ दो अलग अलग वेक्टर्स पिक्चर में आ रहे हैं और इन दो वेक्टर के बीच में हमें राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। मान लीजिए कोई एक ऐसी डिस्क है, ठीक है, और ये उसका सेंटर है डिस्क का। नाउ लेट्स से दिस इज अ पार्टिकल एट पोजीशन P एंड दिस इज माय रेडियस वेक्टर R1। अब क्या होगा, अगर ये पार्टिकल P से लेकर Q तक जाता है, मान लीजिए ये Q तक वो पहुंच चुका है, तो दिस इज माय अनदर वेक्टर R2। अब क्या हो गया, बीच का जो थीटा है, दिस इज माय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नाउ आई नीड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो मैं क्या करूंगा, आई विल यूज राइट हैंड थंब रूल। और वो कैसे यूज करना है, तो वेक्टर R ने एंगल डिस्क्राइब किया है। सबसे पहले वेक्टर R का पोजीशन चेंज होते होते वो R2 बना है। तो R1 से लेकर R2 तक हमें ये जो हमारे राइट हैंड है, राइट हैंड के फिंगर कर्ल कर लेने हैं। जैसे ही आप राइट हैंड के फिंगर फ्रॉम R1 से R2 कर्ल करोगे तो थंब जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में हमें दिखाई देता है और यही बनती है डायरेक्शन ऑफ योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भैया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन पता करने के लिए हमें राइट हैंड थंब रूल का यूज करना है। चलो, अब नेक्स्ट चीज हम पढ़ेंगे, दैट इज अवर एंगुलर वेलोसिटी। सेकंड इज एंगुलर वेलोसिटी। अब देखिए, एंगुलर वेलोसिटी को ना हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी वेलोसिटी क्या होती है, इट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बट द थिंग इज, यहाँ पर जब एंगुलर वेलोसिटी की बात होती है तो हम किसी भी इंस्टेंस पर एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। अब किसी भी इंस्टेंस पर एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो हमें इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की बात करनी पड़ेगी, जो हम लिखेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ सी। अगर डेफिनेशन लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, इट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट with respect to time, with respect to so the rate of change of angular displacement with respect to time। अब rate of change of angular displacement with respect to time क्या होता है, हम लिख सकते हैं डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। सो डेल्टा टी इज माई टाइम जिसने समय में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और डेल्टा थीटा क्या है, तो आपने तो सर यहाँ पे डायरेक्टली थीटा लिखा है, डेल्टा थीटा क्या बताता है। तो देखो, अगर मैं पी पोजीशन की बात करूँ तो पी से लेकर पूरा एक सर्कल अगर कंप्लीट कर दिया जाए तो ये होगा 360 डिग्री। और Q से लेकर अगर P तक की बात किया जाए तो जस्ट फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये है 300 डिग्री। अगर मुझे P से Q के बीच में थीटा पता करना हो तो व्हाट आई विल बी डूइंग, 360 डिग्री में से इस 300 को मैं माइनस करता हूं। तो लार्जर थीटा से अगर स्मॉलर थीटा माइनस हुआ है तो आपको इन बिटवीन थीटा पता चल रहा है, इसलिए हम इसको डेल्टा थीटा भी लिख सकते हैं। वैसे यस को भी डेल्टा एस लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि P से लेकर फिर P तक एक टोटल सरकमफ्रेंस है 2πr, और अगर आप Q से लेकर P तक का आओ तो एक थोड़ा कम डिस्टेंस है सरकमफ्रेंस से, तो टोटल सरकमफ्रेंस से अगर Q से लेकर P तक का डिस्टेंस माइनस कर दिया जाए तो आपको डिफरेंस पता चलेगा, एंड दैट वुड बी इक्वल टू S, जिसे मैं डेल्टा एस भी लिख सकता हूं। अब वैसे यहाँ पर मैंने लिखा है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, तो ये क्या बता रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या थीटा डिस्क्राइब्ड बाय योर पर्टिकुलर पोजीशन वेक्टर इन द गिवन टाइम। नाउ अगर मैं इसे लिमिट अप्लाई करता हूं, सो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, सो दिस विल बिकम माय इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज डी थीटा अपॉन डी टी। और थीटा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मैं ओमेगा को लिखता हूं डी थीटा अपॉन डी टी। सो ओमेगा इज डी थीटा अपॉन डी टी। तो ओमेगा इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स ए एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसकी जो डायरेक्शन होती है ये अलोंग द एक्सिस होती है। और ये कैसे पता चलती है, तो जिस डायरेक्शन में हमारा थीटा होता है उसी डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो ये अगर पार्टिकल है, रोटेट हो रहा है, तो यहाँ पर ऊपर की दिशा में, मतलब अगर ये P है और ये Q है, तो P से लेकर Q तक जब पार्टिकल जाएगा तो
जो ओमेगा है, ओमेगा की डायरेक्शन थीटा के ही डायरेक्शन में रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंगुलर वेलोसिटी में अगर कोई चीज़ आपसे पूछी जा सकती है तो वो यही है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, इसका एसआई यूनिट क्या होगा? तो एसआई यूनिट भैया सिंपल है, थीटा का यूनिट होता है रेडियन, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो भैया सिंपल सा है, लेंथ तो जीरो है, मास भी जीरो है, लेकिन टाइम क्या है इनवर्स में, तो एल जीरो एम जीरो टी माइनस वन। दिस इज द dimensional formula for angular velocity. Now third is angular acceleration. Third is angular acceleration. अब भैया एंगुलर एक्सेलरेशन को ना हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा क्या है? तो देखिए फिर से बात आ रही है एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन मतलब देयर शुड बी अ चेंज इन वेलोसिटी। अब मान लीजिए कोई पार्टिकल ऐसे गोल घूम रहा है ना, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं पार्टिकल की पोजीशन P से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एंड आफ्टर सम टाइम द पार्टिकल इज अराइव्ड, पार्टिकल हैज अराइव्ड टू पोजीशन लेट्स से Q। सो P पर जब था उसका पोजीशन वेक्टर मैं R1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और जब वो Q पर जा रहा है तो उसके पोजीशन वेक्टर को मैं R2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। उसके बीच में जो एंगल कवर हुआ है उसको मैं डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और जो सरकमफ्रेंस के अलॉन्ग वो मूव हुआ है उसे मैं डेल्टा एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब देखिए कोई पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ठीक है, अब वो घूम रहा है और हर इक्वल टाइम इंटरवल के बाद वो अपनी पोजीशन पर वापस लौट के आ रहा है। जैसे इस केस में मान लीजिए P से अगर पार्टिकल निकलता है और वो गोल घूमकर P पर मान लेते हैं 10 सेकंड में वापस आ रहा है। कितने सेकंड में वापस आ रहा है? 10 सेकंड में। फिर नेक्स्ट टाइम जब वो रोटेशन कंप्लीट करेगा अगेन 10 सेकंड में वो वापस आ रहा है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि वो जो थीटा कवर कर रहा है वो इक्वल थीटा इन इक्वल टाइम कवर कर रहा है। अगर इक्वल थीटा इन इक्वल टाइम कवर कर रहा है इसका मतलब है उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है वो कैसी है? कांस्टेंट है। अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कांस्टेंट है तो हम ये नहीं कह पाएंगे डायरेक्टली कि यहाँ पर कोई उसको स्पीड इंक्रीज करने के लिए एक्सेलरेट कर रहा है। लेकिन ऐसे हो सकता है कि जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो यहाँ पर उसके वेलोसिटी को चेंज करने के लिए एक एक्सेलरेशन काम कर रहा है, जिसे हमने थोड़ी देर पहले समझा था, वो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लेकिन हम बात सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की नहीं कर रहे। कौन से एक्सेलरेशन की कर रहे हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन की। और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन होगा जब ये पार्टिकल गोल घूमेगा और अगर उसके ओमेगा में चेंज मिल रहा है आपको, मतलब उसकी एंगुलर वेलोसिटी अब चेंज हो रही है, वो अलग अलग समय में अलग अलग थीटा कवर कर रहा है, उस केस में हम एंगुलर एक्सेलरेशन को डिफाइन कर सकते हैं। एंड वी विल बी सेइंग दैट एंगुलर एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहां पर मैं लिख सकता हूं दैट अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी। अल्फा और ओमेगा दोनों क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज है। अच्छा, अल्फा भी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसे डायरेक्शन होनी चाहिए। अल्फा की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? तो अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब अब आप ऐसे स्पीड पकड़ रहे हो जोर जोर से, तो स्पीड पकड़ रही है मतलब एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन देखने को मिल रहा है। जब एक्सेलरेशन होगा तो जिस डायरेक्शन में ओमेगा होता है उसी डायरेक्शन में हम अल्फा को स्पेसिफाई करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे हो सकता है कि आपकी डिस्क घूम रही है मान लीजिए, या फिर कोई एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन गोल गोल परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो रही है। अगर स्पीड कम हो रही है तो कोई तो होगा जो उसको अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा है? रोकने की कोशिश कर रहा है। तो इसको हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं या एंगुलर रिटार्डेशन भी बोलते हैं। और एंगुलर अगर रिटार्डेशन हो रहा है तो ओमेगा के अपोजिट डायरेक्शन में अल्फा की डायरेक्शन होगी, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। ठीक है, इतनी चीजें याद रखना। तो अगेन इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। और कौन सी वेक्टर क्वांटिटी भैया? एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन हम अलॉन्ग द एक्सिस बताते हैं। सेकंडली अगर इसका एसआई यूनिट आपको देखना है तो क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट देखिए, ओमेगा का क्या था? रेडियन पर सेकंड, और टाइम का अगेन इट इज सेकंड, तो ये हो जाएगा एसआई यूनिट वुड बी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो अगेन इट इज सिंपल, एल जीरो एम जीरो एंड टी माइनस टू रहेगा, याद रहेगा। बस इतना समझ लेना, अगर ओमेगा बढ़ रहा है
तो जिस डायरेक्शन में ओमेगा है उसी डायरेक्शन में हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है। अगर ओमेगा कम हो रहा है तो जिस डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी है ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही क्या होगा, फिर हमारे अल्फा होगा या अल्फा की डायरेक्शन होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। ठीक है, इतनी सारी चीजें हमने समझ ली है। अब हम आगे क्या करेंगे, वी विल बी स्टडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन। अब रिलेशनशिप बिटवीन किसके किसके बीच में, तो वन इज लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, और दूसरा है लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन तो चलिए सबसे पहले देखते हैं लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी को मैं v से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एंगुलर वेलोसिटी को मैं ओमेगा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखो सबसे पहले समझते हैं लीनियर वेलोसिटी क्या चीज है, एंगुलर वेलोसिटी क्या चीज है। तो कोई अगर एक पार्टिकल है मान लीजिए इस तरीके से, और वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है अलोंग दिस टास्क, ठीक है, तो दिस इज माय एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन, और यहाँ पे p पार्टिकल है, दिस इज मूविंग फ्रॉम पोजिशन p टू लेट से पोजिशन q। वो पोजीशन P से पोजीशन Q गया है, उसके बीच में उसने जो एंगल डिस्क्राइब किया है लेट्स से इट इज डेल्टा थीटा, और जो सरकमफ्रेंस के अलोंग आर्क की लेंथ कवर की है उसे हम कहेंगे डेल्टा एस। ठीक है, अब देखिए पार्टिकल को P पोजीशन से Q पोजीशन तक जाने में टेंजेंशियल वेलोसिटी की जरूरत पड़ी है ना, वो वेलोसिटी जिसके सहारे वो आगे बढ़ना चाहता है उसे हम कहेंगे v। सो v इज माई टेंजेंशियल वेलोसिटी, जिसे हम लीनियर वेलोसिटी भी कहते हैं क्योंकि उसी के सहारे से हम सरकमफ्रेंस के ऊपर चल रहे होते हैं। ठीक है, दूसरा, अब जब ये लीनियर वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ना चाहता है तो ऑब्वियसली सेंट्रीपिटल फोर्स उसको अंदर की दिशा में खींच रहा होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट डायरेक्शन गेट्स चेंज एंड थीटा इज डिस्क्राइब्ड। तो थीटा इज कवर्ड इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम एंड दैट वुड बी कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा का रिलेशन थीटा से होगा और वी का रिलेशन यहाँ पर एस से होगा। ओमेगा का रिलेशन डेल्टा थीटा और वी का रिलेशन डेल्टा एस के साथ होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कंसिडर अ पार्टिकल ऑफ मास m is performing circular मोशन। ठीक है, यहाँ पर और एक चीज ऐड करते हैं, इन टाइम डेल्टा टी मतलब p से लेकर जब वो आगे बढ़ा है, तो इन टाइम डेल्टा टी लेट डेल्टा थीटा इज इक्वल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा थीटा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा एस क्या है, डेल्टा एस इज सेक्टर या आर्क लेंथ कवर्ड ड्यूरिंग द डेल्टा टाइम। सो डेल्टा एस इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट आप बोल सकते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, या बहुत अच्छा वर्ड होगा आर्क लेंथ कवर्ड इन टाइम डेल्टा टी। तो डेल्टा टी टाइम में उसने उतनी आर्क लेंथ कवर की है। ठीक है, चलो नाउ यहां पर ना दो चीजें हम समझ लेते हैं। अगर इस मोशन के दौरान ड्यूरिंग दिस मोशन, ठीक है, अब ड्यूरिंग दिस मोशन इफ आई से ओमेगा मुझे कैलकुलेट करना है, तो ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी एंड वी नो दैट एंगुलर वेलोसिटी इज अगेन लिमिटिंग वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज डेल्टा थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी दैट इज डी थीटा अपॉन
डी टी, इसको हमने पहले देखा है। सो माई ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। और दूसरी चीज हम पता कर सकते हैं भैया v के बारे में। व्हाट इज v? v इज लीनियर वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी यहां पर हम बोलेंगे। सो टेंजेंशियल वेलोसिटी के लिए, टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती है? अगेन इट इज ऑल्सो अ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ लिमिट्स डेल्टा टी टेंस टू जीरो, जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा विच इज डेल्टा एस इन टाइम डेल्टा टी। सो वी कैन सिंपली राइट दैट v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, डी एस अपॉन डी टी, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। चलो अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम फिगर अब यहां पर फिगर से हमें क्या समझ में आ रहा है, अगर आप ध्यान दोगे तो फ्रॉम फिगर व्हेन पार्टिकल हैज मूव्ड फ्रॉम पी टू क्यू द अमाउंट ऑफ आर्क लेंथ ट्रेवल्ड इज डेल्टा एस। और ज्योमेट्री से हमें पता है आर्क लेंथ इज व्हाट, आर्क लेंथ इज बेसिकली एंगल मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, तो एंगल मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। सो आई एम राइटिंग हियर arc length is equal to angle described multiplied by रेडियस। अब रेडियस एक वेक्टर होता है, इतना याद रखना है। सो कितना एंगल डिस्क्राइब हुआ है, डेल्टा थीटा एंगल डिस्क्राइब हुआ है। कितने क्या रेडियस है, इसको मैं r लिख रहा हूँ, r इज द रेडियस ऑफ अवर सर्कल एंड r को मैं वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ। आर्क लेंथ कितनी कवर हुई है, डेल्टा एस कवर हुई है। अगेन these all are vector quantities. Now what I'll be doing is I'll be dividing all the two sides of this equation by delta t. So simply divide by delta t on both sides. तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इंटू आर को हम वैसे ही रख रहे हैं, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, अप्लाई लिमिट्स ऑन बोथ साइड कर रहे हैं। सो अप्लाई लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो ऑन बोथ साइड्स, देन वी गेट, हमें क्या मिलता है भैया, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, अब मल्टीप्लाइड बाय योर रेडियस वेक्टर आर। अब आपके पास ये सवाल आ सकता है कि सर जब हमने लिमिट लिया तो लेफ्ट साइड में तो लिमिट ठीक है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी को अप्लाई हुआ, लेकिन राइट साइड में लिमिट लेते वक्त हम आर को भी अप्लाई कर सकते थे। आपने डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी को ही क्यों यूज किया, क्यों, क्योंकि डेल्टा टी जो है वो टाइम बताता है, और टाइम के दौरान कौन सी चीज है जो चेंज होने वाली है, आपका थीटा जो है वो चेंज होने वाला है, मतलब थीटा की जो वैल्यू है वो हर समय बदलती रहेगी। हालांकि रेडियस वेक्टर भी बदलता है, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड अगर आप देखोगे तो मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होता है। इसके लिए हम डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी को ही क्या करेंगे, लिमिट्स को अप्लाई करेंगे। नाउ वी नो भैया लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इज डी एस बाई डी टी, एंड लिमिट डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी को अगर आप अप्लाई करोगे तो क्या होगा, डी थीटा अपॉन डी टी। सो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी के लिए डी एस अपॉन डी टी, और डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी के लिए डी थीटा अपॉन डी टी। सो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी के लिए आई एम राइटिंग डी एस बाय डी टी विच इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगेन instantaneous value of displacement with respect to time, and here it will be d theta upon dt, again instantaneous value of displacement with respect to time multiplied by your radius vector r. now ds upon dt को हम simply लिख सकते हैं v वेक्टर v, d theta upon dt को लिख सकते हैं वेक्टर ओमेगा, एंड r को लिख सकते हैं वेक्टर r. this is the relationship between tangential velocity और linear velocity with respect to angular velocity. अब देखिए हमेशा आप एक चीज नोटिस करोगे, ड्यूरिंग दिस मोशन ये जो v है, v इज मूविंग लाइक दिस, और आपका जो ओमेगा है वो ओमेगा ऊपर की दिशा में जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो दिस इज ओमेगा, मान लीजिए दिस इज v, तो दिस एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री। अगर एंगल 90 डिग्री है तो देखो आगे हम क्या लिख सकते हैं, सो वी नो भैया वेक्टर v कैन ऑल्सो बी रिटन एज ओमेगा आर साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स इट्स डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन, v की डायरेक्शन। अगर सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो v क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू ओमेगा आर साइन
थीटा, ये भी हमें पता है। और हम ये जानते हैं कि थीटा की वैल्यू तो 90 डिग्री है, बिकॉज ओमेगा जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में और v जो है वो हॉरिजॉन्टल है। तो इसलिए अगर थीटा 90 डिग्री है तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1 एंड दैट्स वाई v इज इक्वल टू ओमेगा आर। v इज इक्वल टू ओमेगा आर ये हमें मैग्नीट्यूड के फॉर्म में रिलेशन देता है इन बिटवीन वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम हमारे क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसको एड्रेस करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला है, लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में बताइए। तो चलिए अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब ये जो लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन है बेसिकली क्या है, तो अगर मैं पार्टिकल को मान लीजिए सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवा रहा हूं, तो ये मेरा ट्रैक है, ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अलोंग पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। लेट्स से पार्टिकल इज इनिशियली एट पोजीशन P। अगर इसे सर्कुलर मोशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में परफॉर्म करवानी है तो क्या करना पड़ेगा, P पार्टिकल को मुझे एक सर्टन फोर्स लगाना पड़ेगा। जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो पार्टिकल के पास आएगी टेंजेंशियल वेलोसिटी v, और टेंजेंशियल वेलोसिटी v की डायरेक्शन चेंज करवाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एंड बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स the particle will travel along the circumference. Now let's say particle has moved from position P to position Q। वो P पोजीशन से Q पोजीशन तक आया है। पहले इसका रेडियस वेक्टर इसे हम R1 कहेंगे और इसका जो रेडियस वेक्टर है इसे मैं R2 कह रहा हूँ। बीच में डिस्टेंस कवर हुआ है अगेन डेल्टा थीटा, एंड आर्क लेंथ जो कवर हुई है वो है डेल्टा S। यहाँ तक की सारी चीजें सेम है। अब लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन को समझते हैं। यहाँ पर हुआ क्या था, हम जानते हैं P को जब आगे बढ़ना था तो P को आगे बढ़ने के लिए हमने लीनियर वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी की बात की थी। ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, इस टेंजेंशियल वेलोसिटी के ही अक्रॉस या फिर अलोंग हम जो एक्सेलरेशन की बात करते हैं उसे हम कहते हैं लीनियर एक्सेलरेशन, या आप इसे कहोगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या कहोगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मतलब पार्टिकल P घूम तो रहा है, अगर मैंने फिर से एक बार जोर से फोर्स अप्लाई किया तो वो और जोर से घूमेगा, फिर जब वो घूम रहा है मैंने और डबल फोर्स लगाया तो वो और जोर से घूमेगा। तो इस दौरान क्या हो रही है, उसकी जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। अब ये जो वेलोसिटी का बढ़ना है मतलब डायरेक्शन का चेंज होना, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड है वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो स्पीड का मैग्नीट्यूड बढ़ना, इट इज बिकॉज ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एंड व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, तो भैया जब स्पीड बढ़ेगी और वो टेंजेंशियली बहुत जोर से घूमना स्टार्ट करेगा तो वो कम समय में थीटा भी कवर करेगा, है ना। लार्जर थीटा विल बी कवर्ड इन अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ टाइम, एंड दैट वे एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज अल्फा विल बी ऑब्जर्व्ड, अल्फा विल बी ऑब्जर्व्ड। तो लीनियर एक्सेलरेशन इसे ही हम बाद में कहेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या कहेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और एंगुलर एक्सेलरेशन तो हमारे पास है ही अल्फा। अब इनके बीच में रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो बड़ा सिंपल है। लास्ट के क्वेश्चन में हमने क्या किया था, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, इसको डिराइव किया था। अगर सेपरेट क्वेश्चन पूछा जाता है डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, तो आपको v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर इसे पहले डिराइव करना है और इसके बाद में आगे हम स्टार्ट करेंगे। सो एज वी नो, क्या पता है भैया हमें पता है कि वेक्टर v इज वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r, वेक्टर v ओमेगा क्रॉस वेक्टर r। अब यहाँ पे आगे क्या करेंगे हम, तो सीधा सीधा इन इक्वेशंस को डिफरेंशिएट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बिकॉज वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन। सो आई एम सिंपली सेइंग दैट डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जिसे मैं t लिख रहा हूं। सो व्हाट विल हैपन, d dt ऑफ वेक्टर v इज इक्वल टू d dt ऑफ वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r। ठीक है, अब dv बाई dt को तो हम जानते हैं, दैट कैन बी सिंपली रिटर्न एज एक्सेलरेशन। क्या है वो, एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन इज अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी, सो a बार इज इक्वल टू, अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल आएगा डिफरेंशिएशन का, जिसमें डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो फर्स्ट टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म का रूल यूज करेंगे। सो फर्स्ट टर्म इज ओमेगा, सो आई एम राइटिंग ओमेगा, देन
डी आर बाय डी टी, डी आर बाय डी टी प्लस, अब सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म इज आर और फर्स्ट टर्म हुई ओमेगा, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन ओमेगा का लेना है, लेकिन लेना कैसे है ध्यान से देखिए, ये जो आर है इस आर को हम अलग रखेंगे बाद में, मतलब दिस इज माय वेक्टर आर, इसको अलग से रख दिया है। नाउ आई एम टेकिंग द डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा, सो इट विल बी डी ओमेगा बाय डी टी। ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप याद रखिए, वेक्टर आर को पहले नहीं लिखोगे, वेक्टर आर के बाद में डी ओमेगा बाई डी टी नहीं लिखोगे, डी ओमेगा बाई डी टी के बाद ही वेक्टर आर रखना है। ऐसा क्यों, इसको मैं बाद में आपको समझाता हूँ। चलिए, सो ए इज इक्वल टू, अब ओमेगा को वैसे रखिए, इनटू डी आर बाई डी टी क्या होता है, डी आर बाई डी टी होता है आपका लीनियर या फिर टेंजेंशियल वेलोसिटी, सो ओमेगा क्रॉस वी, ओमेगा क्रॉस वी प्लस डी ओमेगा बाई डी टी क्या है, अल्फा, सो अल्फा क्रॉस आर, अल्फा क्रॉस आर। अब यहाँ पर ना एक चीज़ आपको समझ में आएगी कि मैंने डी ओमेगा बाई डी टी को पहले क्यों लिखा था, वो इसलिए लिखा था क्योंकि अगर आप इस प्रोडक्ट को देखोगे अल्फा क्रॉस आर और यहाँ पर देखोगे ओमेगा क्रॉस वी, तो ये ना दो कंपोनेंट है, किसके दो कंपोनेंट है, इस एक्सेलरेशन के कंपोनेंट है। ये जो पर्टिकुलर एक्सेलरेशन है वो कैसे आया था, जब आपने इस पी के ऊपर फोर्स लगाया था ताकि पी क्या करे, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे, इस फोर्स के कारण एक एक्सेलरेशन निकल कर आया जिसे हम कह सकते हैं मेरा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन फिर आगे जाके दो हिस्सों में बटा है। पहला हिस्सा तो वो जिसके कारण पार्टिकल जब आगे बढ़ा और उसने अपनी लीनियर स्पीड या फिर टेंजेंशियल स्पीड को चेंज किया, तो ये जो टेंजेंशियल स्पीड को चेंज करने वाला एक्सेलरेशन है वो है आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसे हम लीनियर एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। और उसी रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का एक पार्ट जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बना और दूसरा पार्ट जिसने क्या किया, इस वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करी, और वो थी हमारी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मतलब रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब हमें सवाल ये उठता है कि इन दोनों में कौन सा टेंजेंशियल है और कौन सा सेंट्रीपिटल है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं ओमेगा क्रॉस वी की, तो देखते हैं राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे वेक्टर का, ओमेगा से लेकर वी तक हम फिंगर को कर्ल करेंगे। तो इस पर्टिकुलर डायग्राम में अगर आप देखो तो ओमेगा की डायरेक्शन ऊपर की दिशा में होगी, क्योंकि जो हमारा वी है, वी क्या है, V is making the particle to perform circular motion in a anti-clockwise direction. So देखिए ओमेगा ऊपर जा रहा है, V जो है वो साइड में जा रहा है, तो इस V को मैं यहाँ पर सेंटर पर लेकर आता हूँ सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट का रूल अप्लाई करने के लिए, डायरेक्शन फाइंडिंग करने के लिए, जिसे हम राइट हैंड थंब रूल भी कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, ओमेगा से लेकर वी तक फिंगर कर्ल करेंगे। तो जैसे ही आप ओमेगा से वी की तरफ फिंगर कर्ल करोगे तो आपको यहाँ से, मान लीजिए मैं यहाँ वी पर ओमेगा यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, सो दिस इज माई ओमेगा एंड दिस इज वी। अगर आप ओमेगा से वी की तरफ फिंगर कर्ल करोगे तो आपका जो थंब है, थंब जो है वो अंदर की दिशा में जाते हुए दिखेगा, मतलब इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन है जो आने वाला है, जो किसके कारण आएगा, ओमेगा और वी के कारण आएगा। और अगर सेंटर की तरफ जाने वाला एक्सेलरेशन हमें पता करना है, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल से जो एक्सेलरेशन पता किया है हमने, विच इज माई एक्सेलरेशन गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर, दिस इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसलिए ओमेगा क्रॉस वी क्या हुआ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हुआ। अब अल्फा और आर के बीच में देखते हैं। देखिए व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर यहाँ पर स्पीड बढ़ रही है तो ओमेगा जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में अल्फा जा रहा होगा, तो यहाँ पर फिलहाल मैं अल्फा ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड अल्फा क्रॉस आर, आर इज माई रेडियस वेक्टर। तो पहले पोजीशन के लिए, पी पोजीशन के लिए अगर मैं बात करूँ तो अल्फा और आर के बीच में अगर आप राइट हैंड थंब रूल यूज करोगे, अल्फा से लेकर आर की ओर, पहले आपको अल्फा कंसीडर करना है और अल्फा से ही आर की तरफ आओगे, तो आपको जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी मिलेगा, जो कि टेंजेंट है। इसलिए अल्फा क्रॉस आर हुआ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और ओमेगा क्रॉस भी हुआ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो आई एम सिंपली राइटिंग दिस एज वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर ए टी। तो वेक्टर ए सी क्या है, वेक्टर ए सी इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ए टी क्या है भैया, इट्स अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब चूंकि एक रिजल्टेंट वेक्टर के दो कंपोनेंट है, अगर मुझे इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता करना है तो हम कैसे पता करेंगे, अंडर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ये कैसे आता है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता करना है तो उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको अंडर रूट में लेकर उसके स्क्वायर को सम किया जाता है। ठीक है, चलो
दूसरी चीज, अगर हमें कोई पूछे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल बी गिवन बाय ओमेगा क्रॉस वी इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। अगर मैं उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो देखिए ओमेगा और वी में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होगा। सो अगर मैग्नीट्यूड निकाला जाए तो ए सी वुड बी इक्वल टू ओमेगा वी साइन थीटा, बट थीटा विल बी 90 डिग्री, सो इट विल बी सिंपली ए सी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू वी मैग्नीट्यूड के टर्म्स में। वैसे ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, अल्फा क्रॉस आर, और हमेशा अल्फा और आर के बीच में 90 डिग्री का ही एंगल है, इसलिए हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो ये होगा अल्फा इंटू आर। ठीक है, चलो आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। तो अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करूं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिसको मैं फिलहाल ए सफिक्स सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो अभी थोड़ी देर पहले देखा था हमने ए सी इज ओमेगा क्रॉस वी, एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस लीनियर वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी। नाउ अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो ए सी विल बी रिटन एज ओमेगा इंटू वी। अब देखिए ओमेगा वी यहां पर आप देखो तो हमने v इज इक्वल टू ओमेगा आर इस रिलेशन को डिराइव किया था। इस रिलेशन के हेल्प से अब हम समझते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को और किस किस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ v इज इक्वल टू ओमेगा आर एंड दैट्स वाई ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन आर। चलेगा, ये दो रिलेशंस है हमारे पास, इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। अगर मैं v इज इक्वल टू ओमेगा आर लेता हूँ तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल बिकम, क्या हो जाएगा, दैट वुड बी ओमेगा इंटू ओमेगा आर एंड बेसिकली ओमेगा स्क्वायर आर। दिस इज माई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये एक फॉर्मूला है। और अगर मैं ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर लेता हूं तब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, v अपॉन आर इंटू वी एंड दैट्स वाई ए सी वुड बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को लिखने के हमारे पास ये तीन फॉर्म है। फर्स्ट इज ओमेगा वी, थर्ड इज ओमेगा स्क्वायर आर एंड फर्स्ट इज ओमेगा वी, सेकंड इज ओमेगा स्क्वायर आर एंड थर्ड इज वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहां पर हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब हम बात करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स की। देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, द फोर्स विच इज एक्टिंग अपॉन द पार्टिकल एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर व्हेन दैट पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, है ना। अब सेंट्रीपिटल फोर्स की अगर मैं बात करूं तो फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहां पर थोड़ी देर के लिए मैं मान लेते हैं पार्टिकल को ड्रॉ कर रहा हूं एंड दिस पार्टिकल इज परफॉर्मिंग द सर्कुलर मोशन। Now, when this particle is basically performing circular motion, the centripetal force will try to push this object towards the center. तो अगर ये फोर्स है, सेंट्रीपिटल अगर एक फोर्स है, तो इस फोर्स का डायरेक्शन रेडियस वेक्टर के अपोजिट है। इस फोर्स का डायरेक्शन रेडियस वेक्टर के अपोजिट है, क्योंकि रेडियस वेक्टर टुवर्ड्स द सर्कमफ्रेंस होता है और सेंट्रीपिटल फोर्स इज टुवर्ड्स द सेंटर है। तो यहां से हम एक चीज समझेंगे कि अगर डायरेक्शन की बात होगी तो डायरेक्शन विल बी अपोजिट टू द रेडियस वेक्टर। नाउ अगर सेंट्रीपिटल फोर्स को वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए तो एफ सी पी वुड बी एम इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेक्टर। नाउ चलिए अब इसको और अलग अलग फॉर्म में लिखते हैं। नाउ द सेंट्रीपिटल फोर्स कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड इट वुड बी इक्वल टू एम इंटू ओमेगा वी, और m centripetal force would be equal to m into omega square r, और third centripetal force will be equal to m v square upon r। ये हमने कैसे निकाला है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो पहले दो रिलेशन निकल कर आए हैं ओमेगा स्क्वायर आर एंड वी स्क्वायर अपॉन आर, इसको सब्सटीट्यूट किया है। डायरेक्शन के टर्म्स में अगर बात करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा रेडियस वेक्टर के अपोजिट होगी। सो आई एम राइटिंग दिस एज
m ओमेगा स्क्वायर वेक्टर r, और वेक्टर r के अपोजिट चल रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, इसके लिए माइनस। सिमिलरली अगर सेंट्रीपिटल फोर्स आप लिखो तो ऐसे लिख सकते हो दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर विच इज इट्स मैग्नीट्यूड, एंड व्हेन इट्स कम टू डायरेक्शन, तो अगर रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन r यूनिट वेक्टर r से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो यहाँ पर आगे मैं ले सकता हूं माइनस साइन। अब जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वैसे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होता है। क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स ऑब्जेक्ट को अंदर की दिशा में ढकेलता है, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो क्या अंदर आता है? वो नहीं आता है। वो क्या होता है? वो पर्टिकुलर ट्रैक पर ही घूमते जा रहा है। अब इवन दो द सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्टिंग अपॉन द बॉडी, बॉडी शुड हैव बीन मूव्ड इनसाइड, बट इंस्टेड ऑफ दैट इट रिमेन्स कन्फाइंड ओवर द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, एंड दिस हैपन्स बिकॉज जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो जब अंदर की दिशा में उसको अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ढकेलता है तो उतने ही फोर्स से उसको बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ढकेल रहा होता है। इस तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे को क्या कर लेते हैं? बैलेंस कर लेते हैं। तो भैया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर मुझे निकालना है तो देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज इज एग्जैक्टली इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, therefore centrifugal force is equal to m omega v. This can also be written as m omega square r, and this will also be written as m v square upon r, because these are the three forms of writing centripetal force. Now अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर या रेडियस वेक्टर। अब रेडियस वेक्टर हमने देखा है टुवर्ड्स द सर्कमफ्रेंस होता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी उसी दिशा में जा रहा होता है, इसलिए आई एम राइटिंग m ओमेगा स्क्वायर एंड वेक्टर r। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर मैं डायरेक्शन वाइज देखना चाहूँ तो ये हो जाएगा m v स्क्वायर अपॉन r मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर r। ठीक है। अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ देखने को मिलता है? आप अगर अपना जूसर देखो या फिर मिक्सर ग्राइंडर देखो जिसमें हम इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, और जैसे ही मिक्सर को स्टार्ट करते हैं तो इंग्रेडिएंट्स बाहर की दिशा में खींचे चले जाते हैं। तो ये जो बाहर की दिशा में उनको धकेलने वाला फोर्स है वो कौन है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। अगर आप किसी कार में या बस में बैठे हो, जब बस टर्न ले रही होती है, मान लीजिए बस लेफ्ट में टर्न ले रही है, तो पैसेंजर जो है वो राइट साइड में ऐसे पुश हो जाते हैं ना, टूवर्ड्स द वॉल पुश हो जाते हैं, या बस की जो वॉल है उसकी तरफ। तो ये भी किसके कारण होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होता है। ठीक है। तो चलिए आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम समझेंगे इस यहाँ पर जो हमने सर्कुलर मोशन के बेसिक्स जो पढ़े हैं उनका एप्लीकेशन क्या है, एंड सर्टेन सीईटी के जो क्वेश्चंस है उसे भी हम देखेंगे। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।